हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो दोस्तों, हमने सी के वीडियो में जो पिछला वीडियो था उसमें हमने थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ा था। उसमें हमने आपको बताया था कि जिसको सी नहीं आती है, जिसको दुनिया की कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज तक वह कभी सीखा नहीं है, वह हमारे इस यूट्यूब चैनल से 0 टू एडवांस लेवल का सीख सकता है। इसमें हम आपको स्टार्टिंग से पढ़ाना शुरू किए हैं। तो आज टुडे वीडियो एजेंडा, आज के वीडियो जो है किस टॉपिक पे रहने वाला है, आज के वीडियो में कौन कौन सा टॉपिक कवर किया जाएगा, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ कंटेंट्स ही होगा। इसमें किसी में हम कौन कौन सा कंटेंट होगा, और फिर उसके बाद व्हाट इज़ लैंग्वेज क्या होगी, लैंग्वेज होता क्या है, हाउ मनी लेवल ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर में कितने लेवल के लैंग्वेज होते हैं, व्हाट इज़ पीओपी और व्हाट इज़ ओओपी। पीओपी का मतलब होता है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ओओपी का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो दोस्तों, तो आज इंट्रोडक्शन ऑफ सी कंटेंट पहला टॉपिक है। तो इस पहले टॉपिक को कवर करने के लिए हम वर्ड फाइल में चलते हैं। तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, यही कंटेंट, और यहाँ पे ला करके हम पेस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, इसमें क्या क्या रहने वाला है, इसका मतलब होता है कंटेंट में कि इसमें पहला हेडिंग होगा, जो होगा वह होगा एल्गोरिथम। दोस्तों, जैसा कि हम लोग, एल्गोरिथम कोई नया वर्ड नहीं है। कितने लोग होते हैं एल्गोरिथम का नाम सुनकर हड़बड़ाने लगते हैं कि एल्गोरिथम होता क्या है। दोस्तों, आज हम एल्गोरिथम को काफ़ी अच्छे से और सिंपल लैंग्वेज में हम आपको बताएंगे कि एल्गोरिथम होता क्या है। अब इस एल्गोरिथम को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि हाँ, वास्तव में एल्गोरिथम कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। एल्गोरिथम होता है मतलब दोस्तों स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप वर्क। दोस्तों, जैसे कि हम कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी काम A to Z, पहले हम कंप्यूटर भाषा में हम नहीं समझेंगे, पहले हम बोलचाली की भाषा में समझना चाहेंगे कि एल्गोरिथम होता क्या है, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट जो है एल्गोरिथम वह कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों, एल्गोरिथम सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो जिस वे में हमें कोई काम, मान लीजिए जो कोई काम हमें करना है, तो उसका स्टार्टिंग क्या होगा, स्टार्टिंग हम कैसे करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप उसका क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप को कंप्लीट होने के बाद फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फिर जब वह नेक्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद क्या होगा। ऐसे ऐसे स्टेप करते 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 हमारा एक ऐसा स्टेप आएगा जो लास्ट स्टेप होगा, और उसके बाद मेरा काम जो होगा कंप्लीट हो जाएगा। तो किसी काम को करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करना ही हमारा एल्गोरिथम कहलाता है। एल्गोरिथम वही होता है, एल्गो कहा जाता है कि एल्गो लिख के दिखाओ। स्टूडेंट समझते हैं कि एल्गोरिथम बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो नहीं हो दोस्तों। एल्गोरिथम अभी हमने आपको बताया कि कोई काम अगर हम आप कर रहे हैं तो इसको स्टेप बाय स्टेप कर कैसे रहे हैं, उसी को बोलते हैं एल्गोरिथम। तो जैसे मान लेते हैं बोलचाल की भाषा में हमें चाय बनाना है, ठीक है दोस्तों, मान लेते हैं हमें क्या करना है, चाय बनाना है। चाय बनाने के लिए क्या क्या होता है, चाय बनाना है, तो इसके लिए हमारा पहला स्टेप जो होगा, बनाने के तो कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन आप जो हम जरूरी नहीं जो हम तरीका बता रहे हैं वही आपसे सेम टू सेम मैच करे। बताने का मेन मतलब है क्या क्या होता है। तो पहले हम चाय बनाएंगे, तो पहले हम यह डिसाइड करेंगे कि चाय हम कितने लोगों को बनाएंगे, कितने लोग होंगे, हाउ मेनी पर्सन, हाउ मेनी पर्सन। उसके बाद चाय बनाएंगे तो उसमें हम यह डिसाइड करेंगे कि जो हम चाय बना रहे हैं क्या हम उसमें दूध का जो होगा दूध डालेंगे या विदाउट मिल्क का यूज करेंगे या फिर विदाउट मिल्क का, ठीक है। यह डिसाइड हो गया। इतना डिसाइड होने के बाद हम उसमें देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट हैं बनाने के लिए। जैसे में
गैस चूल्हा है कि नहीं है, उसके बाद जिस बर्तन में हम बनाना चाहते हैं वह बर्तन हमारे पास है कि नहीं है, चाय है पत्ती है कि नहीं है, फिर उसके बाद चीनी है कि नहीं है, पानी है हमारे पास कि नहीं है, जो गैस सिलेंडर है उसमें क्या गैस है कि वनली गैस का सिलेंडर ही है, यह सब डिसाइड करेंगे। डिसाइड तो हो गया, फिर कंपोनेंट हम कलेक्ट कर लिए, कंपोनेंट ENT कंपोनेंट। यह डिसाइड करने के बाद हम यह देखेंगे कि उसमें तो पहले तो हम चाय, पहले हमारे सबसे पहले तो चाय बनेगा नहीं, पहले हम गैस को स्टार्ट करेंगे, गैस स्टार्ट करेंगे, फिर उसमें पानी को बॉयल करेंगे, फिर उसके बाद जब पानी बॉयल हो जाएगा फिर उसमें हम चाय पत्ती डालेंगे, फिर चीनी डालेंगे, फिर अदरक डालेंगे और उसके बाद बन जाएगा। दोस्तों यह तो चाय बनाने का मेरा तरीका था, आप लोगों का तरीका जो होगा वह डिफरेंट हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि मेरे तरीके से आपका तरीका मैच करे, तो इससे परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। तो बस मेरा मेन मोटो था बताने का कि एल्गोरिथम होता क्या है। जैसे अभी हमने आपको बताया कि चाय कैसे बनाएंगे, तो हाउ मेनी पर्सन कितने होंगे, फिर डिसाइड करेंगे, फिर कंपोनेंट क्या होंगे, कंपोनेंट होने के बाद स्टार्ट करेंगे वर्क करना, वर्क करने के बाद लास्ट में चाय बन जाएगा, उसके बाद हम पर्सन्स कितने पर्सन है उसमें हम सर्व कर देंगे। तो यह थी तो बोलचाल की भाषा में। अब आ जाते हैं प्रोग्रामिंग भाषा में। प्रोग्रामिंग भाषा में इसको क्या कहा जाता है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मुझे 2 नंबर का एडिशन करना है, एडिशन ऑफ 2 नंबर, एडिशन ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का मुझे एडिशन करना है। तो इसमें हम पहले यह देखेंगे कि एडिशन करने के लिए हम जिस नंबर को जोड़ रहे हैं उसके लिए हम मेमोरी कहीं एलोकेट किए हैं कि नहीं, जो हम नंबर लेंगे उसको किसी मेमोरी पे स्टोर करेंगे और सेकंड नंबर भी मेमोरी पे स्टोर करेंगे, जो एडिशन आएगा उसका जो रिजल्ट आएगा वह किस मेमोरी लोकेशन पे एड्रेस पे स्टोर करेंगे। और इसमें पहले कंडीशन यह होगी, फर्स्ट कंडीशन इसका यह होगा यह दोस्तों कि जो हम नंबर जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, जिस नंबर का एडिशन कर रहे हैं, क्या वह यूजर द्वारा दिया गया है, उसमें उसकी जो वैल्यू है, वैल्यू जो है वह यूजर डिफाइन है, या फिर यूजर से इनपुट लिया जाएगा। यूजर डिफाइन है या फिर इनपुट बाय यूजर से इनपुट लिया जाएगा। तो दोस्तों यह सब जब डिसाइड हो जाएगा तो उस नंबर को मान लीजिए यूजर डिफाइन नंबर है, तो यूजर डिफाइन मतलब जैसे 2 वेरिएबल को हमें ऐड करना है, तो पहला मान लीजिए यूजर डिफाइन 10 हो गया, फिर दूसरा हो गया 23, मतलब 23 हो गई। तो जब हम इसको ऐड करेंगे 12 और इसको ऐड करेंगे जब 3 5 ना, इतना आएगा। तो पहले तो हम यह देखेंगे कि यह जो 12 है वह किस लोकेशन पे, मेमोरी लोकेशन पे एड्रेस स्टोर है, फिर उसके बाद जो 23 है वह किस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है, फिर इन दोनों को ऐड करने के लिए एक टेम्प्रोरी मेमोरी लोकेशन चाहिए, फिर उसके बाद हम जब रिजल्ट आ जाएगा तो इसको स्टोर करने के लिए हमें एक और मेमोरी लोकेशन चाहिए। यानी कि यूजर डिफाइन जो नंबर है पहले हमें मेमोरी लोकेशन चाहिए, और फिर सेम यही प्रोसेस इसमें भी होगा यूजर डिफाइन में। तो यूजर डिफाइन मान लीजिए कोई, हम पहले यूजर डिफाइन के लिए हम सबसे पहले वेरिएबल बनाएंगे, वेरिएबल ए मान लीजिए बना लीजिए, इसमें 12 स्टोर कर दिए, फिर इसमें हम बी वेरिएबल डिफाइन करेंगे, इसमें 23 स्टोर कर दिए, और फिर हम सी बनाएंगे तो इसमें हम फार्मूला बी इसको करेंगे, जो रिजल्ट आएगा रिजल्ट को हम किसी दूसरे मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करेंगे। तो दोस्तों यह सब क्या हुआ, ऐसा स्टोर करेंगे, फिर उसके बाद हमें यूजर से इनपुट लेना हुआ, मतलब सॉरी दोस्तों यूजर से इनपुट नहीं, यूजर को डिस्प्ले कराना हुआ अगर, तो हम उसके लिए एक और कोई फंक्शन कॉल करेंगे, जैसे सी में होता है गेट सी एच फंक्शन होता है। गेट सी एच फंक्शन से हम यूजर को वैल्यू उसकी डिस्प्ले प्रिंट कराते हैं, या फिर अदरवाइज कर सकते हैं हम डिस्प्ले को होल्ड करते हैं। तो यह सब हो गया।
तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे एल्गोरिथम क्या है। अभी एल्गोरिथम देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना था, 2 नंबर को एडिशन करना था। तो पहला स्टेप यही हो गया, हम डिसाइड कर लिए कि हमें करना क्या है, 2 नंबर को एडिशन करना है। यह फर्स्ट स्टेप हो गया, स्टेप आपका फर्स्ट। और फिर इसके बाद आपका आ गया सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में हम कंडीशन चेक कर लेंगे। कंडीशन चेक करेंगे कि हमें जो कंडीशन चेक यह करेंगे कि क्या यह जो वैल्यू है वह यूजर डिफाइन है कि बाय यूजर इनपुट है, यह देख लेंगे। यह देखने के बाद हम मेमोरी को एलोकेट करेंगे। थर्ड स्टेप में मेमोरी लोकेशन देखेंगे। थर्ड स्टेप में हम मेमोरी लोकेशन देखेंगे और सेम ऐसे ही है। फिर फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, इसको हम कंडीशन के अकॉर्डिंग अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ऑपरेशन कर देंगे इस पर, जैसे हमें एडिशन करना है तो एडिशन का ऑपरेशन हम परफॉर्म कर देंगे। फिर उसके बाद जब हो जाएगा उसके सी नाम वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। स्टोर करने के बाद हम क्या करेंगे, गेट सी एच लगा देंगे। गेट सी एच फंक्शन कॉल करके यूजर के डिस्प्ले पे होल्ड कर देंगे। तो दोस्तों यही है एल्गोरिथम। इसी को लिखने का तरीका क्या है आपका, इसी को बोलते हैं एल्गोरिथम। आप किस तरीके से लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं दोस्तों जो हमने यह बताया है सेम टू सेम यह आप भी फॉलो यही करेंगे, लेकिन आप इसी वे में चलेंगे यह तो फिक्स है। इसी वे में चलेंगे क्योंकि किसी नंबर को एडिशन अगर हम कर रहे हैं तो सबसे ज़रूरी नहीं है कि पहले हम एडिशन ही कर देंगे और फिर उसके बाद नंबर लेंगे। नहीं, स्टेप यह होता है कि अगर हम एडिशन करना चाहते हैं तो पहले हमें नंबर चाहिए, डिसाइड होना चाहिए कि हम यूजर इनपुट है कि यूजर की डिफाइन है, यह होगा। फिर उसके बाद हम मेमोरी लोकेशन में कहाँ स्टोर करेंगे, फिर उसके बाद ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करेंगे, उसके बाद यूजर जो परफॉर्म होगा रिजल्ट वह उसके बाद आउटपुट हो जाएगा डिस्प्ले पे। बस यही है। तो दोस्तों हमारा एल्गोरिथम जो टॉपिक था वह कंप्लीट होता है। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट का मतलब बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। फ्लो चार्ट मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड एज फ्लो चार्ट। जैसा कि अभी अभी हमने यह देखा, इसमें डिफरेंट टाइप के सिंबल होते हैं जिससे यह पता चलता है कि उसमें सिंबल बताता है कि उसका नाम क्या है, वह कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो दोस्तों हमने एक डायग्राम लिया है, उसमें हम आपको बता रहे हैं। देखिए जो यह ओवल है, ओवल मुझे यह बताता है कि स्टार्टिंग और एंडिंग, ओवल मुझे यह बताता है कि अब प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है और उसके बाद एंड के लिए भी हम इसी ओवल का यूज करते हैं, स्टार्ट प्रोग्राम और एंड प्रोग्राम के लिए। और एरो यह बताता है मुझे किस डायरेक्शन में, एरो मुझे बताता है कि मेरा प्रोग्राम किस डायरेक्शन में जा रहा है। और यह जो बना है चतुर्भुज, इससे यह मुझे पता चलता है कि इनपुट और आउटपुट लिया जा रहा है। और यह जो रेक्टेंगल बना है, आयत जो बना है, इससे यह पता चलता है इसमें प्रोसेस हो रहा है। और इसमें जो यह बॉक्स बना है यह डिसीजन बॉक्स है, जिससे यह बताता है मुझे कोई निर्णय अगर लेना हुआ कि क्या इफ़ इल्स का प्रोग्राम बनाना हुआ कि कंडीशन लगाना हुआ, तो इसके लिए हम इस बॉक्स का यूज करते हैं। तो दोस्तों अभी हमने आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है फ्लो चार्ट का। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इसका एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इसके एक एक बॉक्स विथ एग्जांपल कवर किया जाएगा। तो दोस्तों अब इससे हम आगे चलते हैं। प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड क्या होता है। फिर उसके बाद वेरिएबल देखेंगे, कीवर्ड देखेंगे। फिर उसके बाद वेरिएबल के बाद देखेंगे डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप। उसके बाद फिर देखेंगे हम लोग डेटा टाइप कास्टिंग, डेटा टाइप कास्टिंग क्या होती है। तो दोस्तों प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर में कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड एक ऐसा वर्ड होता है जो प्री डिफाइन दिया गया रहता है, पहले से बने बनाया रहता है। इसमें हम कुछ करते नहीं हैं, इसमें हमें कुछ करना नहीं होता है। जैसे कोई कोड दिया रहता है पहले से बने बनाया, उसी का हम ओनली यूज करते हैं। जैसे कि कहीं रेस्टोरेंट में गए और हमको पिज़्ज़ा खाना है,
तो हम क्या करेंगे कि जो वेटर होगा उसको बुलाएंगे, बुलाने के बाद हम उससे पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देंगे, वह जाएगा किचन में, बना बनाया पिज़्ज़ा रहेगा, उठा कर लाएगा, मुझे सर्व कर देगा। तो यानी कि कीवर्ड यह होता है, बना बनाया कोड होता है, बना बनाया फंक्शन एक है, उसका यूज करेंगे। उसके यूज करने के बाद हम अपना प्रोग्राम को परफॉर्म करेंगे। वेरिएबल हमारा दोस्तों होता है कि जैसे कि वेरिएबल हम पहले बात जब जानेंगे वेरिएबल हम बनाते क्यों हैं, वेरिएबल होता क्या है और वेरिएबल हम बनाते क्यों हैं। तो वेरिएबल दोस्तों हम इसलिए बनाते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। जैसे हमें कहीं किसी प्रोग्राम में 10 लिखना है, 12 मान लीजिए किसी प्रोग्राम में लिखना है, तो प्रोग्राम में जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ 12 लिखेंगे। और ऐसे मुझे लिखने में थोड़ा कहीं कहीं अगर रॉन्ग टाइपिंग हो गई, 12 की जगह कुछ और लिखा गया, तो मेरा जो प्रोग्राम होगा एरर आने लगेगा। तो वेरिएबल में अगर हम एक बार इसको स्टोर कर देंगे, जैसे हमने इसको ए नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया है, ए नाम के वेरिएबल में स्टोर करने के बाद कहीं भी हमें प्रोग्राम में कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम ए को कॉल कर लेंगे और बार बार मेरा एग्जीक्यूशन परफॉर्म होता रहेगा, और जिससे कि मेरा टाइम बचेगा और मुझे प्रोग्राम में ज़्यादा एरर आने की संभावनाएं नहीं रहेंगी। डेटा टाइप दोस्तों होता है जैसे कि उसमें कितने लेंथ तक की वैल्यू स्टोर होगी, जैसे कि इंटीजर जैसे होता है इसमें इंट, फ्लोट, कैर, ETC, बहुत और डेटा टाइप होते हैं। तो अभी आने वाले वीडियो में कवर कर लिए जाएंगे उसको। तो इंट, फ्लोट, कैर, तो इंट बताता है कि इसमें हमें ओनली इंटीजर वैल्यू रहेगी, यानी 0 से लेकर 9 तक, और फ्लोट मुझे बताता है रियल नंबर इसमें रहता है, पॉइंट वाली वैल्यू भी इसमें रहती है, और कैरेक्टर मुझे बताता है कि मान लीजिए इसमें स्ट्रिंग वाली वैल्यू रखी जाती है, एक एक कैरेक्टर रखा जाता है, जैसे कि ABCDEFGH 8 लेकर Z तक किसी का नाम हो गया, यह सब कैरेक्टर के अंतर्गत आते हैं। और टाइप कास्टिंग क्या होती है? टाइप कास्टिंग दोस्तों होता है जैसे इंटीजर है, ए में हमें इंटीजर मान लीजिए प्रिंट, ए में हम 12 को प्रिंट करा दिए, तो यह क्या है? इंटीजर है। तो इंटीजर को मुझे फ्लोट में कन्वर्ट करना है। टाइप कास्टिंग होती है मतलब कि होता है दोस्तों कि एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। वन डेटा टाइप वैल्यू convert into another data type. Into another data type value. This is type. This is टाइप कास्टिंग। तो दोस्तों टाइप कास्टिंग समझ में आ गया होगा कि एक डेटा टाइप की वैल्यू जो होती है उसको दूसरे डेटा टाइप की वैल्यू में कन्वर्ट करना ही टाइप कास्टिंग कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे चलते हैं और इसमें हम पढ़ेंगे अभी मेरा जो यह टॉपिक चल रहा है वह यही है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंटेंट इन सी। इंट्रोडक्शन ऑफ कंटेंट इन सी में अभी हमने आपको बताया कि एल्गोरिथम क्या होता है, फिर उसके बाद अभी हमने आपको बताया कि फ्लो चार्ट क्या होता है। अब फ्लो चार्ट के बाद अब हम आपको बता रहे हैं दोस्तों कंट्रोल स्टेटमेंट में जो होता है वह 4 टाइप के कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं इन सी में। पहला होता है डिसीजन मेकिंग, दूसरा होता है सिलेक्शन स्टेटमेंट, तीसरा होता है इटरेशन, चौथा होता है जंप स्टेटमेंट। तो इसमें जैसे होता है एक इफ़ और फिर इल्स, इफ इल्स और लैडर इफ इल्स। एक होता है लैडर इफ इल्स। ये सब हो गए आपके दोस्तों कंट्रोल स्टेटमेंट में। फिर आते हैं फंक्शन। तो दोस्तों जैसे कि नाम से ही परिचित है कि फंक्शन इवेंट, फंक्शन का मतलब होता है जैसे कि अभी हम लोग बोलचाल की भाषा में जैसे जानते हैं कि किसी के घर या शादी विवाह का प्रोग्राम हुआ तो उसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं। जैसे
बाराती लोगों का खाना खिलाना, फिर उनका आदर सत्कार करना, फिर उसके बाद स्टेज शो अगर है तो उसके लिए अलग अलग से फंक्शन होते हैं। फंक्शन का मतलब होता है छोटा छोटा कोड प्रोग्राम। कोई प्रोग्राम अगर हम कर रहे हैं तो उसमें जितने भी छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं उसको हम फंक्शन बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई बड़ा प्रोग्राम है, बड़े प्रोग्राम में हम आपको बताते हैं। फंक्शन में दोस्तों बड़े बड़े प्रोग्राम जो होते हैं उनको छोटे छोटे प्रोग्राम में डिवाइड कर दिया जाता है। फंक्शन बनाने के लाभ क्या है यह बता रहे हैं। बड़े बड़े प्रोग्राम जो होते हैं उसको छोटे छोटे प्रोग्राम में डिवाइड कर दिया जाता है और छोटे छोटे प्रोग्राम को अलग अलग पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जिसको बोला जाता है कि देखिए तो भाई आप अपना काम अच्छे से करिएगा, तो वह ओनली उतना ही काम करेगा जितना उसको दिया रहता है। तो वह उतना काम करेगा तो वह उतने काम को जल्दी से कंप्लीट कर लेगा, जल्दी से कंप्लीट कर लेगा और फिर उसमें गलती होने की संभावना बहुत कम होती है। फंक्शन का जैसे विशेष तौर पे गए हम बैंक में, तो बैंक में गए तो पैसा निकालने के लिए अलग काउंटर होता है, पैसा जमा करने के लिए अलग काउंटर होता है, हमारे रसीद का स्लिप निकालने के लिए अलग काउंटर होता है। अगर उन सब से कोई और काम है बैंक में खाता खुलवाने के लिए अलग से काउंटर होता है। यह सब अलग अलग फंक्शन होते हैं। सॉफ्टवेयर में हम इसका यूज क्यों करते हैं, जैसे आप लोगों ने बहुत सारी वेबसाइटें खोली होंगी तो उसमें दिया गया रहता है कि होम पेज, कंटेंट, हेल्प और फिर अलग अलग रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, इस सब का पेज होता है। तो वह सब उसमें अलग अलग फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। लॉगिन वाले वाली आप लॉगिन करके वेबसाइट के अंदर घुसेंगे रजिस्टर करने के लिए, उसमें वाली आप रजिस्टर करेंगे। तो दोस्तों फंक्शन होते हैं। फंक्शन मेनली 2 टाइप के होते हैं। टू टाइप, पहला होता है बिल्ट इन फंक्शन होता है, दूसरा होता है यूजर डिफाइन। कहीं दोस्तों स्पेलिंग गलती हो गया होगा तो उसके लिए सॉरी, बट जो बोल रहे हैं वह ध्यान से सुनिए। एक होता है बिल्ट इन फंक्शन, एक होता है यूजर डिफाइन फंक्शन। तो बिल्ट इन फंक्शन जो होता है वो दोस्तों जो बनाया बनाया कोड होता है, जो बनाया बनाया प्रोग्राम दिया जाता है फंक्शन में। और फंक्शन में बहुत से डिफरेंट टाइप्स के कोड किए जाते हैं। तो उसको जैसे फंक्शन में जैसे कि सी में होता है प्रिंट अप, गेट सी एच, स्कैन अप, मेन फंक्शन, ये सब आपके फंक्शन है। बिल्ट इन फंक्शन है। यूजर डिफाइन फंक्शन, जैसे यूजर डिफाइन फंक्शन में यूजर अपने अकॉर्डिंग फंक्शन बनाता है, उस फंक्शन के अकॉर्डिंग उसमें कोडिंग करता है, किया जाता है इसमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा, इसको हम बोलते हैं यूजर डिफाइन फंक्शन। जो फंक्शन यूजर बनाता है अपने सुविधा के लिए उसको यूजर डिफाइन फंक्शन बोला जाता है। दोस्तों इसमें एक टॉपिक है एरे। एक टॉपिक है एरे। एरे होता है सिमिलर डेटा टाइप का कलेक्शन, एरे। और फिर इसमें अभी हम आपको आगे पढ़ेंगे पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर। फिर इसके बाद स्ट्रक्चर, यूनियन, फाइल हैंडलिंग, यूनियन, फाइल हैंडलिंग। आने वाले TC के वीडियो में यह सब टॉपिक कवर किए जाएंगे। तो अभी दोस्तों यह सब था इंट्रोडक्शन ऑफ C इन कंपोनेंट जो थे कंटेंट। अभी दोस्तों यह सब था इंट्रोडक्शन ऑफ कंटेंट इन C, यह हो गया। और मेरा सेकंड टॉपिक है व्हाट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज दोस्तों बोलचाल की भाषा में जैसे एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट किया जाए, किसी अपनी बात को हम किसी सामने की वाले व्यक्ति को कैसे बताएं, कैसे समझाएं, उसको बोला जाता है लैंग्वेज। किस भाषा में हम उसको बताएंगे उसको बोला जाता है लैंग्वेज। और कंप्यूटर में दोस्तों, कंप्यूटर में मेनली लैंग्वेज जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं। पहला जो लेवल होता है लो लेवल, लो लेवल। सेकेंड होता है मिडिल लेवल। तीसरा होता है हाई लेवल। हाई लेवल आइए दोस्तों देखते हैं लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है। तो लो लेवल लैंग्वेज में दोस्तों इसे हम मशीन भाषा भी कहते हैं। लो लेवल लैंग्वेज को हम मशीन भाषा भी कहते हैं
यह भाषा केवल बाइनरी कोड के अनुसार लिखी होती है। ठीक है दोस्तों, जो यह भाषा होती है यह बाइनरी कोड के अनुसार लिखा जाता है। इसको दोस्तों लो लेवल लैंग्वेज को वही पर्सन यूज कर सकता है जो कि कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग में काफ़ी पारंगत हो, विशेष हो, जो कर सकता हो, जो जिसको पहले से पता हो कि हम इस कोड को लिखेंगे तो इससे यह ऑपरेशन परफॉर्म होगा, इस कोड से यह ऑपरेशन परफॉर्म होगा। यह लेवल जो होती है लो लेवल लैंग्वेज काफ़ी कठिन लैंग्वेज मानी जाती है। इसको सब यूज नहीं कर सकते, इसको वही यूज कर सकता है जो कंप्यूटर में थोड़ा बहुत जानता हो उसके बारे में। अब देखते हैं मिडिल लेवल लैंग्वेज क्या होती है। मिडिल लेवल लैंग्वेज में इसको हम असेंबली भाषा भी बोला जाता है। मिडिल लेवल लैंग्वेज को हम असेंबली लैंग्वेज भी बोलते हैं। यह सामान्यतः सरल लैंग्वेज, जैसे कि अंग्रेजी में हम बोलचाल भाषा में अंग्रेजी लिखते हैं, ठीक वैसे ही लिखा जाता है। अंग्रेजी में जो हम इनपुट देते हैं किसी कंप्यूटर को आप जो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए देते हैं उसमें वह सामान्य रूप से हम अंग्रेजी में लिखते हैं। तो यह अंग्रेजी की कोड को यह मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम करता है लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज को हम असेंबली लैंग्वेज भी बोलते हैं। यह मेनली लो लेवल लैंग्वेज से थोड़ा आसान होता है, लेकिन यह भी काफ़ी जटिल बोला जाता है। इसमें भी थोड़ा कंप्यूटर नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है। और आइए हाई लेवल लैंग्वेज देखते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज को हम कोई भी यूज कर सकता है। इसको अंग्रेजी में सरल रूप से लिखा जाता है। इसमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर होते हैं। तो कंपाइलर क्या होता है दोस्तों, जैसे कि कोई हम कोड लिखे हैं, कोई हम प्रोग्राम लिखे हैं, तो उस प्रोग्राम को हमारा जो कंपाइलर होता है वह एक साथ पढ़ता है पूरे प्रोग्राम। जैसे हम 10 लाइन का कोड लिखे हैं तो कंपाइलर 10 लाइन के कोड को एक साथ पढ़ेगा और उसके बाद जो उसमें एरर होती हैं सभी एरर को वह एक साथ दिखा देगा। जैसे 10 लाइन लिखे हैं, 10 लाइन में जो जो एरर होगी, 10 लाइन में कुछ कुछ एरर होंगी जो तो उसको वह सभी को एक साथ दिखा देता है। और मशीन कोड को जो हम नॉर्मल अंग्रेजी लैंग्वेज को लिखते हैं वह सबको एक साथ रीड करता है। और इंटरप्रेटर क्या होता है, इंटरप्रेटर भी वही होता है, सबको पढ़ता है, लेकिन यह लाइन बाय लाइन कोड को रीड करता है और उसमें जो भी एरर आती हैं उस एरर को हम सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद ही नेक्स्ट लाइन को पढ़ता है। और कंपाइलर क्या होता है, एक साथ पढ़ता है और उसमें जो भी एरर आती हैं वह एक साथ दिखाता है। और इंटरप्रेटर जस्ट इसी का उल्टा होता है, यह भी पढ़ता है बट लाइन बाय लाइन पढ़ता है और जो एरर आती हैं उसको हमें सॉल्व करने के बाद ही हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो दोस्तों यह मेरा हो गया लैंग्वेजेज। नेक्स्ट वीडियो में जो है 2 टॉपिक छूटे हुए हैं, हाँ, व्हाट इज पॉप और व्हाट इज ओप्स।